So I will start with the very first question. Which of the following is or are objective of teaching? ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, व्हाई टीचिंग इज डन. टीचिंग, अगर कोई टीचर टीच कर रहा है तो क्या क्या फायदा है उसका, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, बिल्कुल सही है. उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये भी बिल्कुल सही है. ठीक, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल. देखिए ये भी सही है. सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स तो आपके डेवलप होनी ही चाहिए. साथ ही साथ स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बननी चाहिए, उसकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बननी चाहिए. तो टीचिंग में सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, इंटेलेक्ट और कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना जरूरी होता है. ठीक है, तो ये तीनों तो है ही. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड मोरल्स. क्या वैल्यूज और मोरल्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है टीचिंग की. क्या टीचिंग के बाद स्टूडेंट का मोरल और वैल्यूज डेवलप होता है? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल डेवलप होता है. तो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो बस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता. आपको क्या क्या याद रखना है? वैल्यूज, मोरल्स, कॉन्सेप्ट, इंटेलेक्चुअल, हर कुछ डेवलप होता है व्हेन अ स्टूडेंट गोज थ्रू टीचिंग. राइट, तो हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा एफ, ऑल ऑफ द अबव. ई पे टिक नहीं करना है, ओनली एबीसी नहीं होगा, डी भी हम कंसीडर करेंगे. राइट, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर दिया है कि और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के. ठीक है, तो देखिए अपार्ट फ्रॉम दीज ऑप्शंस और क्या क्या टीचिंग है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है. तो टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट. बिल्कुल सही. ठीक है, देखिए स्टूडेंट का बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए. ठीक है, उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, उसके कंडक्ट में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट के सोचने का तरीका, उसके लिखने का तरीका, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, इन सब में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ उसने एक अच्छे से टीचिंग की है. ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज तो एक पार्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टीचिंग का एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, जबकि इन सारी इन सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. और लास्टली ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का? लास्टली ऑब्जेक्टिव है दैट कोई स्टूडेंट जब वो बड़ा होता है, आफ्टर ही गेट्स टीचिंग, ही शुड बी अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी. हमें सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनाना है स्टूडेंट्स को. इफ वी आर टीचर्स देन वी हैव टू आल्सो इंश्योर दैट हम सोसाइटी में एक एफिशिएंट, एक गुड सोशल मेंबर प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट, next, so moving to question number 2. Who said by education I mean an all round drawing out of the best in child and man body, spirit and mind. Literacy is not the end of education or even the beginning. ठीक है, किसने कहा था कि एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी बच्चे में या किसी इंसान में उसका बेस्ट को रिफ्लेक्ट करना, उसको जितना भी बेस्ट एक इंसान बन सकता है उतना अच्छा उसे बनाना, उसकी बॉडी को में अच्छा चेंज लाना, उसके माइंड में बेस्ट चेंज लाना, उसके स्पिरिट में बेस्ट चेंज लाना. ठीक है, किसने कहा था? लिटरेसी मतलब साक्षरता. सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही एजुकेशन का खत्म या शुरू नहीं होता. ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज से शुरू ही नहीं होता एजुकेशन एक बहुत बड़ा टर्म है. राइट, एजुकेशन कहते हैं ना कि राइट फ्रॉम अ मोमेंट अ पर्सन इज बॉर्न टू द मोमेंट अ पर्सन डाइज, पूरे टाइम तक वो एजुकेशन ले सकता है अपने एनवायरनमेंट से. कोई भी टीचर हो सकता है, इनफैक्ट नॉट ओनली स्कूल टीचर बट फैमिली का कोई भी मेंबर टीचर हो सकता है. एनवायरनमेंट कैन बी योर टीचर. तो टीचिंग जो है वो ओवरऑल आपकी लाइफ में रहती है. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है स्पेसिफिकली ये डेफिनेशन M.K. गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था. ठीक है, अब देखिए बाकी कुछ लोगों ने भी डेफिनेशन दिया है, जस्ट गो थ्रू इट वंस. ठीक है, आपको इन सब डेफिनेशन का देने का मतलब ये है कि आपको डिफरेंस होना चाहिए कि टीचिंग का क्या मतलब होता है
कोचिंग का क्या डिफरेंस है, मेंटरिंग का क्या डिफरेंस है, तो इन सब का डिफरेंस एक दूसरे से आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये डेफिनेशंस देखना जरूरी है, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी ने क्या बोला था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन with which you can use to change the world. Okay, मॉरिसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉरिसन के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। उन्होंने क्या बोला था, टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन। ओके, और उसके बाद देखिए जैक्सन ने क्या बोला था, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, वन ऑफ whom intends to effect certain changes in other participants। कहीं भी कोई भी टीचर हो सकता है जो कि किसी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कुछ पॉजिटिव चेंज लाता है, ठीक है, कुछ बदलाव करता है उसके बिहेवियर में किसी भी तरीके से, तो कोई भी कहीं भी टीचर हो सकता है, ठीक है। क्लर्क ने क्या बोला था, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन्ड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, एक टीचर के सामने सबसे बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज क्या होता है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्टूडेंट को होमवर्क करवाना, क्वेश्चन पेपर तैयार करना, या फिर लर्निंग को एंजॉयबल बनाना। क्या होता है टीचर का सबसे डिफिकल्ट टास्क, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा टू मेक लर्निंग एंजॉयबल, ठीक है। दीज 3 आर नॉर्मल एक्टिविटीज विच टीचर हैज टू डू एनीवे, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है, एक टीचर सबसे ज्यादा एफिशिएंट तभी माना जाएगा जब वो लर्निंग को उतना एंजॉयबल बना सके, ठीक है। अब टीचर को पढ़ाना है बहुत अच्छे से, लर्निंग को एंजॉयबल बनाना है, ठीक। तो यही है टीचर का सबसे डिफिकल्ट चैलेंज। और देखिए मैंने हर क्वेश्चन पे कुछ कुछ नोट्स बनाए हैं सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। आपसे उस कॉन्सेप्ट के अराउंड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सके, इसलिए लेट्स गो थ्रू दिस नोट। टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इट इज स्पेशल फंक्शन टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। टीचिंग हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, आफ्टर टीचिंग वी गेट स्किल, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, ठीक है। टीचर का सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि आप लर्निंग को एंजॉयबल और लर्निंग को इफेक्टिव बनाए, जो पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स उसको सच में यूज कर पाए, ठीक है। स्टूडेंट उसको उससे कुछ फायदा मिले, यही टीचर का मेन फंक्शन होता है। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग, सो टीचिंग एंड लर्निंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस जब टीचिंग कंप्लीट होती है तब लर्निंग होती है, ठीक है। अगर कोई चीज बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो जब वो कंप्लीट हो, इफ अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज वीक द टीचर शुड, ठीक है। देखिए अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे वीक है, मेजॉरिटी वीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में केयर नहीं करनी चाहिए, कीप द स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन में इंक्रीज, या टीचर को क्या करना चाहिए, अपना स्पीड फास्ट कर देना चाहिए ताकि स्टूडेंट लोग जो वीक है वही किसी तरह से कोशिश करे कि जल्दी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर सके। कीप द टीचिंग स्लो, टीचिंग को स्लो करनी चाहिए, या कीप द टीचिंग स्लो विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये टेस्ट किया जा रहा है कि आपको टीचिंग के टीचर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है कि नहीं, इन हाउ शुड एन आइडियल टीचर बी, ठीक है। एक आइडियल टीचर को कैसा होना चाहिए, तो यूजीसी ने ये चीज टेस्ट कर रहा है, इसलिए उसने ये क्वेश्चन, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी, ठीक है। टीचर का मोटो ये होना चाहिए कि हम क्लास के एक एक बच्चे पे ध्यान रखें, ठीक है, सारे बच्चे पे ध्यान रखें। कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको ऐसा पढ़ाना है कि एक होलिस्टिक हो, जो कि सब बच्चे को कवर करे, ठीक है। वो एडजस्ट नहीं करेगा, उसे ऐसा करना ही है कि सब बच्चों को समझ में आ जाए, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये कीप द टीचिंग स्लो, इससे वीक स्टूडेंट कवर हो जाएंगे, और जो लोग इंटेलिजेंट है उनको वो बीच बीच में एक्स्ट्रा गाइडेंस देता रहेगा, ठीक है। तो देखिए टीचिंग इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट पर्सनालिटी, ठीक है। इट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन लाइफ। अब देखते हैं हम लोग टीचर का और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो टीचर के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग एक बार देख लेंगे, ताकि इस तरह के कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आता है तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो देखिए टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
टीचिंग टेल्स स्टूडेंट अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्फ। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर देखिए, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये बहुत याद रखना है आपको। टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में कि टीचिंग बिहेवियर कॉज करता है कि नहीं, तो बिल्कुल एक बिहेवियर में चेंज कॉज करता है। टीचिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। टीचिंग आर्ट कैसे है और टीचिंग साइंस कैसे है, ठीक है। तो टीचिंग साइंस इसलिए है क्योंकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, इसलिए साइंस है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि आपके पास एक आर्ट होना चाहिए कि हर तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लर्निंग को कैसे एफिशिएंट बनाना है, क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, इसलिए टीचिंग एक आर्ट है। टीचिंग इज फेस टू फेस इनकाउंटर। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। टीचिंग में इवेल्युएशन होता है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फिर टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, बिल्कुल सही। टीचिंग के बाद लर्निंग होती है, ये हमने भी देखा, ठीक है। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। इस तरह से टीचिंग इम्पार्ट होती है। और टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, राइट। अब इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब जब आपको टीचिंग के बारे में पता चल गया है तो यू हैव टू मैच के टीचिंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब के बारे में क्या क्या इनका डेफिनेशन है और इन सब का डिफरेंस क्या है एक दूसरे से, ठीक है। तो वी विल सी सबसे पहले टीचिंग क्या होता है, वी हैव टू मैच। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट नंबर ए, बी, सी एंड डी। या टीचिंग का देखिए, टीचिंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन यहाँ पर ये हो रहा है, एंगेजमेंट विथ लर्नर्स टू इनेबल देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। हम लर्नर के साथ एंगेज होते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और ताकि सो दैट वो अप्लाई कर सके अपने नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को, ठीक है। ये हो गया वन। एंड देन देयर इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में जनरली क्या होता है, ट्रेनिंग में वर्कशॉप होता है, सेमिनार होता है। ट्रेनिंग बहुत एक प्रैक्टिकल थिंग होती है, राइट। ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड इट रिफर्स टू वर्कशॉप, सेमिनार, रोल प्ले, सिमुलेशन एटसेट्रा। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होता है किसी पर्टिकुलर चीज का। ट्रेनिंग अगर सपोज आपको कोई जावा की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, जावा की ट्रेनिंग हो रही है, तो आपका तो ट्रेनिंग का बस ये होता है, मोटिव यही होता है कि जावा का जो स्किल है, जावा का जो आपका नॉलेज है वो डेवलप हो जाए, राइट। तो ट्रेनिंग इज लाइक स्किल डेवलपमेंट। जावा का वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेमिनार, रोल प्ले, सिमुलेशन, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेनिंग यहाँ पर ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड इट रिफर्स टू पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। कंडीशनिंग क्या होगा, कंडीशनिंग देखिए, कंडीशनिंग का मोस्ट appropriate definition ये हो रहा है, a behavioral process whereby a response becomes more frequent or more predictable in a given environment as a result of reinforcement। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंट होता है इन अ गिवन एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। हम बार बार कोई रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में लेट आ रहे हैं, तो आप जब भी ऑफिस में लेट आ रहे हैं, बॉस आपको फाइन लगा दिया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स बिकम्स मोर फ्रिक्वेंट, बार फाइन लग रहा है, और मोर प्रोडक्टेबल इन एन एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एनफोर्समेंट, क्योंकि बॉस ने बोला है कि बार फाइन लगाना है, तो रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, फाइन। और रीइंफोर्स क्या हो रहा है, आपका ये बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है कि आपको लेट से नहीं जाना है, आपको जल्दी जाना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, बिहेवियर, ठीक है। तो वो होता है कंडीशनिंग। एंड नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन में बस हम बताते हैं लर्नर को कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, डू दिस देन डू दिस देन डू दिस, स्टेप वाइज, राइट। तो इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, इट इज द एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी भी चीज का अगर हम इंस्ट्रक्टर को बता रहे हैं कि लेथ मशीन कैसे चलानी है, अगर हम इंस्ट्रक्शन है, हम स्टूडेंट को बता रहे हैं लेथ मशीन कैसे चलानी है, तो हम स्टेप 1, स्टेप 2, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, हम स्टेप वाइज इन्फॉर्म करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। एंड देन नेक्स्ट इज इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन poses the belief that there is only one solution to the problem। इंडोक्ट्रिनेशन से क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन से एक बिलीफ आता है कि देयर इज वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इंडोक्ट्रिनेशन फॉर एग्जांपल महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एज पर दिस आवर आंसर इज गोइंग टू बी
Yeah, point number 8. Right? Next, moving to question number 6. What are the 3 different levels of teaching? टीचिंग के 3 डिफरेंट लेवल क्या होते हैं? ठीक है, तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालिटिकल लेवल, सेकेंडरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, तो टीचिंग के यूजुअली 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए और वर्ड्स दिए हो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड ई. देयर आर 3 different level of teaching: memory level of teaching, understanding level of teaching, and reflective level of teaching. Okay. Question number 7. Which of the following is true about memory level of teaching? Memory level of teaching में क्या क्या सही है वो एक बार देखते हैं. तो देखिए, it provides student with the ability to retain and reproduce the learned subject. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. मेमोरी लेवल में क्या होता है कि हम बस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, याद करते हैं और एग्जाम में हम बस वी जस्ट राइट इट आउट. तो दैट इज व्हाट एबिलिटी टू रिटेन. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिटेन की बस याद कर लेना, उसको दिमाग में रख लेना और रिप्रोड्यूस कर देना, एग्जाम में दोबारा लिख देना. तो ये मेमोरी लेवल का तो है. इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट. बिल्कुल नहीं, मेमोरी लेवल में सब्जेक्ट मास्टरी नहीं होती है. मेमोरी लेवल में आप कुछ पार्ट पढ़ लेते हो, उसे याद कर लेते हो और बस बता देते हो, दैट्स इट. ठीक है, इट इज लर्नर सेंटर. लर्नर सेंटर्ड है क्या? नहीं, मेमोरी लेवल इज नॉट लर्नर सेंटर्ड. कैसे है मैं आपको समझाऊंगी. लर्नर सेंटर्ड मेमोरी लेवल नहीं होता है. मेमोरी लेवल इज टीचर सेंटर्ड. ठीक है, मेमोरी लेवल टीचर सेंटर्ड. लर्नर सेंटर्ड तब होता है जब लर्नर को जो उसने पढ़ा है उसे अच्छे से याद हो जाता है, वो उसे अप्लाई कर पाता. राइट, वो उसे लाइफ में भी कोई इसने कुछ टॉपिक पढ़ा है तो लाइफ में भी अगर उससे रिलेटेड कोई चीज हो तो वो अप्लाई कर सके, एनालाइज कर सके. मेमोरी लेवल इज जस्ट रट्टाफिकेशन, तो वो लर्नर सेंट्रिक नहीं हुआ. द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स एंड टीचर्स देम हाउ दिस प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड. नो, ये भी नहीं होगा. मेमोरी लेवल में टीचर भी बस जो रहता है वो क्या करता है, टीचर भी सिंपली बस एक्सप्लेन कर देता है, वो एप्लीकेशन नहीं समझाता है. ठीक है, टीचर बस पता एप्लीकेशन समझा देगा तो वो मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चला जाएगा. राइट, तो वो एप्लीकेशन नहीं समझाता है. जैसा कि यहाँ पे लिखा टीचर्स हाउ दिस प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड. नो, एप्लीकेशन इज नॉट टाउट एट मेमोरी लेवल. ठीक है, देखिए मेमोरी लेवल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है एक बार हम लोग देख लेते हैं. कोई भी क्वेश्चन है मेमोरी लेवल से यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल अबाउट क्रैमिंग द इन्फॉर्मेशन. बस क्रैम करना है, याद करना है. इट इनिशिएट्स द हैबिट ऑफ रूट लर्निंग. रूट लर्निंग मतलब बस याद करना. एंड देन की पॉइंट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग्स आर. तो मेमोरी लेवल टीचिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए. ओके, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज गेन्ड बाय लर्नर थ्रू मेमोराइजेशन. यहाँ पर मेमोरी लेवल में क्या होता है, मेमोराइजेशन होता है, याद करना होता है. और ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होती है. इंड्यूसेस द हैबिट ऑफ रूट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर. अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग क्या है तो वो मेमोरी लेवल ही होगा. ठीक है, पहले याद होगा तब आप अंडरस्टैंड करेंगे धीरे धीरे. इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी में बहुत सारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं. वी विल सी इन नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या में एप्लीकेशन होता है, एनालाइज होता है, तो वो सारा कुछ कवर नहीं होता है. ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो बस नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है बस वही कवर होता है. ठीक है, एट दिस लेवल द स्टूडेंट लर्न टू आइडेंटिफाई, रिकॉल और रिमेंबर द ऑब्जेक्ट, इवेंट, आइडियाज एंड रिटेन देम इन मेमोरी. राइट, टीचर प्लेज अ डोमिनेटिंग एंड ऑथोरिटेरियन रोल व्हाइल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, टीचर का डोमिनेटिंग रोल होता है, इसीलिए ये टीचर सेंट्रिक होता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि लर्नर सेंट्रिक है, लर्नर सेंट्रिक नहीं है, ये टीचर सेंट्रिक है. क्योंकि टीचर को जैसे मन करता है वो कैसे पढ़ाता है. वो डोमिनेट भी हो सकता है, अथॉरिटी वाला रोल भी हो सकता है. राइट, द इवैल्यूएशन सिस्टम इसमें क्या होता है, ओरल रिटन होता है. क्योंकि मेमोरी लेवल है तो मेमोरी लेवल में एप्लीकेशन तो होगा नहीं. मेमोरी लेवल में बस हाँ जो याद किया वो लिख देना है, इसलिए ओरल होता है, रिटन होता है, इजी टाइप एग्जामिनेशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, सोर्स बहुत सिंपल होता है. इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू रूट लर्निंग. ओके, दैट्स इट. अगर आपको बोला जाए कि आपने क्या सीखा, आप उसे लैब में अप्लाई करके दिखाइए, अगर एग्जामिनेशन ऐसा है तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो जाएगा या फिर ये रिफ्लेक्टिव लेवल पर हो जाएगा. राइट, मेमोरी लेवल पे बस बोला जाता है कि आप बस एग्जाम में अपियर हो जाइए, लिख करके बता दीजिए क्या क्या आपने सीखा. राइट, तो ये सब आपको पहचानने आना चाहिए कि कहाँ पर मेमोरी लेवल की बात हो रही है, कहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है और कहाँ पर
रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही है, ठीक है। द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट, टीचर का रोल प्रोमिनेंट होता है, टीचर सेंट्रिक होता है, एंड एक्टिव, टीचर यहाँ पर एक्टिव होता है, स्टूडेंट सेकेंडरी होता है, स्टूडेंट का इंपॉर्टेंस नहीं होता, टीचर का इंपॉर्टेंस होता है, और स्टूडेंट पैसिव होता है, ठीक है। मेमोरी लेवल टीचिंग डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस, मेमोरी लेवल टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग में इंटेलेक्ट को हमें इम्प्रूव करना है, जैसा कि हमने पढ़ा था, तो इट डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस and increase students capability sorry, but this is not required for other types sorry, but and increase students capability, but this is required for other types of teaching levels, okay। या मेमोरी लेवल जो है वो इंटेलिजेंस को इम्प्रूव नहीं करता है, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन अदर टाइप ऑफ टीचिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाने के लिए हमें थोड़ा सा मेमोरी लेवल की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, which level of memory provides more and more opportunity for students to develop skills of memory plus insight? कौन सा लेवल जो है वो स्टूडेंट को मेमोरी मतलब याद तो हो जाता है वो कॉन्सेप्ट, जबकि और कॉन्सेप्ट का इंसाइट भी होता है, मतलब कॉन्सेप्ट उसको नजर आता है कि कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल तो होगा नहीं, क्योंकि मेमोरी प्लस इनसाइट की बात हो रही है, तो मेमोरी प्लस इनसाइट की बात हो रही है तो वो अंडरस्टैंडिंग होगा। इनसाइट मतलब कि वो समझ गया है, अगर उसको कोई एग्जाम्पल कोड करने को बोला जाए तो एग्जाम्पल कोड कर सकता है, तो दैट इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल का यहाँ पे मैंने बना दिया है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हेल्प्स टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मेमोरी के बाद क्रैमिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन के बाद आप अगर सोचने लग जाते हो उसके बारे में, ठीक है। थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को बिल्ड करता है एंड मेक यूज ऑफ देयर एक्वायर्ड नॉलेज बेस्ड ऑन प्रीवियस नोन फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट। प्रीवियस नोन फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट कहाँ से पता चलेगा, मेमोरी लेवल से पता चलेगा, तो उसको यूज करना, मेमोरी लेवल पे हमने जो सीखा उसके बारे में सोचना, उसको यूज करना, उसका एग्जाम्पल देना, इट कम्स इन अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके देखिए एक बार यहाँ पे की पॉइंट्स लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे की पॉइंट्स, ठीक। यू शुड हैव क्लियर एंड क्रिस्प आइडिया। मेमोरी लेवल टीचिंग इज अ प्री रिक्विजिट, पहले मेमोरी लेवल होगा फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, क्योंकि हमें फैक्ट्स और सब्जेक्ट पता होने चाहिए। The teacher explains the student about relationship between principles and facts and teaches him how this principle can be applied, ठीक है। मेमोरी लेवल में बस यहाँ तक होता है, मेमोरी लेवल में बस यहाँ तक होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर टीच करता है कैसे अप्लाई करना है, देखिए अप्लाई नहीं, स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर रहा है, टीचर बता रहा है कि अप्लाई कैसे करना है। इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल में जाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही मास्टरी हो जानी चाहिए। अगर एग्जाम में आए कि मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट किस लेवल पे होता है, तो रिफ्लेक्टिव पे नहीं करना है, मास्टरी इसमें होती है। यहाँ पर टीचर आपको सिखाता है कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसके बाद इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। द इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ दिस लेवल इज मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड एसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ताकि अगर आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी पूछा जाए तो पता चलेगा कि आपने सब्जेक्ट को कितना मास्टर किया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे भी होता है, ऐसे होता है जहाँ पे आप डिस्क्राइब करके अपने वर्ड्स में लिख सके कि आपने कितना समझा है, ठीक है। स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले, इस लेवल में क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, तो वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ओके। इन सारे पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ही जो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में भी जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एंड यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। मॉरिसन हैज डिवाइडेड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इनटू 5 स्टेप्स। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और वो किसने दी थी, मॉरिसन। मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को 5 स्टेप में डिवाइड किया था। अब इसको हम लोग देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या होता है, एक्सप्लोरेशन, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, एनालाइजिंग द कंटेंट। आप ध्यान से देखते हो कि अच्छा कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, कंटेंट इज प्रेजेंटेड, डायग्नोसिस एंड रिकैपिटुलेशन टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। जब तक कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ जाता तब तक आपको समझाते रहना है, ठीक है। कंटेंट को प्रेजेंट करना है, डायग्नोज करना है, किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताना है, ठीक है। एसिमुलेशन, एसिमुलेशन मतलब एब्जॉर्ब करना। जनरलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, वर्किंग इन लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, इन सबसे देखना है कि नॉलेज एसिमुलेट हुआ है कि नॉलेज एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन,
pupils are provided with the occasions for presentation. उनके दिमाग में उन्होंने जो जो पढ़ा है वो सब गया है कि नहीं, तो वो खुद से मतलब अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है. pupils are provided with the occasion for representation. जो उन्होंने सीखा है उसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम्पल के थ्रू या किसी भी. recitation, people present the content orally. और जो बच्चे होंगे वो कंटेंट को ओरली भी बता सके. तो ये सारी चीजें किसमें होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में होती है. कई बार ऐसा हो जाता है कि रिसाइटेशन पीपल प्रेजेंट द कंटेंट ओनली किस लेवल पे है आएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में. तो यू शुड बी एबल टू जस्ट मैप इट दैट इट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल. नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप. ठीक है, ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज, अगर ये दोनों टर्म्स को आप लिखिए, ये दोनों टर्म्स के बारे में अगर बात होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, देखिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, वी विल सी. रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मींस गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर टाइम. थोड़ा टाइम के बाद आप उसको केयरफुली सोचते हो, देखते हो. ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग. थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग इज रिफ्लेक्टिंग. आप उस पर दोबारा सोच रहे हो, देख रहे हो, गहन चिंतन कर रहे हो. रिफ्लेक्टिंग, चिंतन, मनन. ठीक है, जैसा कि हमारे पुराने जब हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, बिफोर मैकुलेज सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मैकुले ने का सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही से ही अभी हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम डिराइव हुआ है. तो उसके पहले जब ऋषि लोग पढ़ाते थे पेड़ के नीचे, यूजुअली आपने देखा होगा, उस समय रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग नहीं होता था. ठीक है, बताया जाता था और जितने बच्चे होते थे वो चिंतन करते थे, मनन करते थे. दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिव. तो की पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आर, इट टॉक्स बोथ अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल टीचिंग एंड इज प्रॉब्लम सेंटर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसमें आपने जो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल में जो पढ़ा है और अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो समझा है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ये समझ इसके थ्रू. ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव, इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल थिंकिंग. ठीक है, ओरिजिनल थिंकिंग आपका डेवलप कराना, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप कराना. ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, टीचर की हेल्प ना लेनी पड़े और आपको जिन्हें जो कंसेप्ट समझा है उसके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. ये सब कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होता है. एट दिस लेवल एम्फेसिस इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग इट, finding a solution to it. ठीक है, the students original thinking and creative abilities develop at this level. अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है तो वो खुद से सोचेगा, उसकी थिंकिंग डेवलप होगी. प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है तो वो देखेगा कि हाँ कितनी जल्दी हम कितने अच्छे से सोल्यूशन बता सकते हैं. तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप होंगी. राइट, स्टूडेंट इज एक्टिव इन प्राइमरी. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव होता है, यहाँ पर स्टूडेंट प्राइमरी होता है, अपोजिट टू मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल में टीचर एक्टिव होता है, टीचर प्राइमरी होता है, और यहाँ पर टीचर सेकेंडरी हो जाता है और टीचर पैसिव हो जाता है. ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में जब टीचर ने समझा दिया यहाँ पर और स्टूडेंट को खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल की बात आती है. और यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव और प्राइमरी हो जाता है, टीचर का काम हो चुका है, वो सेकेंडरी और पैसिव रहता है. यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है. यहाँ से भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं. स्टूडेंट्स आर अज्यूम्ड टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का थोड़ा रिसर्च अप्रोच होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, खुद ढूंढता है, समझता है. द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट. ठीक है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट यहाँ पर ओपन एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग के लिए. द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर बट सब्जेक्ट सेंटर और इट इज लर्नर सेंटर. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर इट. क्वेश्चन नंबर 10, एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात आई थी. तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन की बात हो रही है. ठीक है, डोमेन हमने क्या वर्ड यूज किया है, डोमेन वर्ड यूज किया है. 3 पार्ट्स ये ऐसा कुछ यूज होगा तो नहीं, 3 डोमेन की बात हो रही है ब्लूम टैक्सोनॉमी में. कौन कौन से डोमेन है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव. देखिए कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन में बस नॉलेज की बात होती है. ठीक है, लर्निंग का बस जो नॉलेज होता है उसकी बात होती है, जो कि हमने यहाँ पे मेमोरी लेवल पे भी डिस्कस किया था कि इट कवर्स ओनली कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी. ठीक है, साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं. नॉलेज के बाद आपके स्किल्स डेवलप होते हैं. स्किल्स मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं और सब्जेक्ट के ऊपर आपको मास्टरी होती है. ठीक है, जो भी चीज आपको पढ़ाया जाता है उसके ऊपर आपको मास्टरी हो जाती है, आपके स्किल डेवलप हो जाते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर के. और इफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, जो कुछ जो आपने सीखा वो आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है. ठीक है,
वो आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो आप उसके बारे में बातें करने लग जाते हो, आप उसको डेली लाइफ की चीजों से रिलेट करने लग जाते हो, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, राइट। एटीट्यूड इज हाउ यू बिहेव, हाउ यू थिंक, हाउ यू डू एनी वर्क, राइट, ये होता है एटीट्यूड। तो उसमें रिफ्लेक्ट होने लग जाता है कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो यस, ये 3 डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी के, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। Question number 11. Troubleshoot a piece of equipment by using logical deduction is an example of which level of Bloom's taxonomy. ठीक है, हमने अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में का डोमेन के बारे में पता। अब लेवल देखिए, लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी अलग है, डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी अलग है। डोमेन बस एक किसी चीज को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, टीचिंग को डिवाइड कर रहा है कि टीचिंग कॉग्निटिव डोमेन में है, साइकोमोटर डोमेन में, कि अफेक्टिव डोमेन में। लेकिन लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि एक ट्राइंगल मान लीजिए, और फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स्थ लेवल, इस तरह से 6 लेवल होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो वो 6 लेवल क्या होते हैं, और वो देखिए, ट्रबलशूट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, कोई पीस ऑफ इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, खराब हो गई है, आप उसे ट्रबल शूट कर रहे हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी की किस लेवल का एग्जाम्पल है, अप्लाई, रिमेम्बर, एनालाइज या इवैल्यूएट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, आप बताइए इसमें कौन सा होगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा एनालाइज, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, एनालाइज। देखिए, यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं, हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम अपना नॉलेज हम याद करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम इवेल्युएट भी नहीं कर रहे हैं, हम एनालाइज करके हम फाइंड आउट, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हम एनालाइज करते हैं, हम फाइंड आउट करके ओके ये प्रॉब्लम है तो इसमें ये किया जा सकता है, अगर प्रॉब्लम बी है तो ये किया जा सकता है, प्रॉब्लम सी है तो ये किया जा सकता है, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इट, ठीक है। अब देखिए क्या क्या 6 लेवल है और हर लेवल पे क्या क्या होता है, यू शुड बी एबल टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। तो देखिए 6 लेवल क्या क्या है। फर्स्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज टू रिमेम्बर, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर किसी बच्चे को बोला जाता है कि हाँ कोई पोएम सुनाओ जो तुमने स्कूल में याद की, तो दैट इज व्हाट मेमोरी लेवल, मेमोराइज अ पोएम, रिकॉल, रिमेम्बर मैथ फॉर्मूला, वो सब कुछ। सेकेंड लेवल होता है अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब या उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज द एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन गिवन फ्रेमवर्क, इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर ऐसा बोला जाता है कि हाँ डिफरेंस बताओ रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता है, तो कोई अगर बच्चा समझा रहा है कि इस रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये डिफरेंस है, मतलब वो समझ गया है, ये हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है। और अप्लाई में क्या होता है, अप्लाई में देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल, एक्टिविटीज, या 1 सेकेंड, या थर्ड लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज टू अप्लाई। यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल पे होता है, ठीक है, कि अगर कोई फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला को अप्लाई किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिलेक्ट अ डिजाइन टू मीट अ पर्पस, रिकंस्ट्रक्ट अ पैसेज ऑफ अ न्यू लॉ थ्रू अ गिवन गवर्न सिस्टम। मतलब जो कुछ भी यहाँ पे समझे हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पे हम समझ रहे हैं, और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं नॉलेज को, ठीक है, जो भी हमने सीखा उसे हम अप्लाई कर रहे हैं। एनालाइज में क्या होता है, एनालाइज में क्या क्या होता है, देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा। एग्जांपल एक्टिविटीज ऑफ एनालिसिस टेबल है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन हाउ द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस वर्क टुगेदर, आइडेंटिफाई व्हाई अ मशीन इज नॉट वर्किंग। अगर इस तरह की बात आती है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप अप्लाई तो कर रहे हो, ठीक है, आपने पहले आप क्या किया, पहले आपने याद किया, समझा, अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, आपने मैथ फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो कि इसमें 2-4 और फॉर्मूला हमने सीखा है, वो भी तो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। मशीन खराब है तो आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे व्हाई मशीन इज नॉट वर्किंग, तो आप एनालाइज करो, अच्छा कि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन के नेक्स्ट लेवल के बाद एनालिसिस होता है, ठीक है। आप एप्लीकेशन कर पाओगे तभी आप एनालाइज कर पाओगे, बिना एप्लीकेशन के आप एनालाइज नहीं कर सकते हो। कोई एक्सप्लेन हाउ द साइंटिफिक प्रोसेस वर्क टुगेदर, कोई काम कैसे कैसे वर्क कर रहा है उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, तो आप एनालाइज करोगे तभी कर पाओगे, राइट। अब अगर आप एनालिसिस करने सीख गए, तो अगर आप किसी चीज को आप एनालाइज करना सीख गए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको फिर धीरे धीरे इवेल्युएट करना भी सीख जाओगे, क्या सही है क्या गलत। पहले आपको पता था कि मशीन काम क्यों नहीं कर रहा है, आप ये देख रहे थे, अब उसके बाद आप इवेल्युएट करने लग जाओगे कि ये मशीन ज्यादा अच्छा काम करेगा, ये मशीन अच्छा काम नहीं करेगा, ये मशीन सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपको सबकी वर्किंग समझ में आ गई है। आप अप्लाई आप एनालाइज कर सकते हो
कि कैसे मशीन काम करती है, क्या क्या नहीं काम करती है, और अब आप नेक्स्ट स्टेप आप अपना रिकमेंडेशन भी दे सकते हो। ठीक है, आप इवैल्यूएट करके अपना रिकमेंडेशन भी दे सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात की मैंने, देखिए यहाँ पे वही है, मेक अ जजमेंट। ठीक है, अगर आप कोई अगर जज होता है तो जज अगर जजमेंट देता है, इसका मतलब वो एनालाइज करता है, वो अपना नॉलेज अप्लाई करता है। नॉलेज यहाँ पर जो लॉ है, लॉ में जो जो बताया गया उसको वो अप्लाई किया, एनालाइज किया सिचुएशन को, उसके बाद इवेल्युएट करता है तो जजमेंट देता है कि कहाँ कहाँ किसकी गलती है। To make a judgment regarding an ethical dilemma, interpret the significance of given law of physics, illustrate the relative value of technological innovation in a specific setting. ठीक है, फिर evaluate करना, a tool that helps recover topsoil farming. ठीक है, तो कुछ भी तरह का evaluate करना, judgment देना, recommendation देना, क्योंकि आप इतने लर्न हो चुके हो कि आप अप्लाई कर सको, आप एनालाइज कर सको, तो आप अपना रिकमेंडेशन, अपना जजमेंट, अपना फाइनल डिसीजन दे सकते हो। ठीक है, और जब आप इतना करने सीख जाओगे, जब कोई लॉयर है वो इवेल्युएट करके पनिशमेंट देना सीख जाता है, अपना जजमेंट देना सीख जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिएट। वो नया लॉ, उसे समझ में आ जाएगा कि इंडिया में जो लॉ का सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे डिफॉल्ट है, और वो क्रिएट भी करने लग जाएगा नया लॉ, राइट। तो बस उसी तरह से द सिक्स्थ एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज टू क्रिएट। तो क्रिएशन लेवल में क्या हो जाएगा, डिजाइन अ न्यू सॉल्यूशन टू एन ओल्ड प्रॉब्लम दैट ऑनर्स एक्नॉलेज द प्रीवियस फेलर। ठीक है, पहले कैसे कैसे फेल हुआ था, आप मशीन ही बना रहे हैं। ठीक है, आप एनालाइज किए, आप मशीन को इवेल्युएट किए, ये मशीन अच्छा है, ये खराब है, उसके बाद आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो गई कि आप नया मशीन ही क्रिएट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्रिएट लेवल में। तो ये 6 लेवल्स है ब्लूम टैक्सोनॉमी के, डोमेन नहीं है, लेवल में। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन किस लेवल पे है। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल का प्रोपोनेंट कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। ठीक है, देखिए मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इन तीनों के जो प्रोपोनेंट्स है वो यहाँ पर है। मेमोरी लेवल के हर्बर्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के मिस्टर मॉरिसन है, और रिफ्लेक्टिव लेवल के हंट है। ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर इट। ओके, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर सेंट्रिक स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। टीचर सेंट्रिक स्ट्रेटेजी में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड रहता है, मतलब टीचर को जैसे मन होता है वो वैसे पढ़ाता है। ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक, और या स्टूडेंट को पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते कि वो अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन वो टीचर से डिस्कस करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, लेक्चर मेथड हो जाएगा। लेक्चर मेथड एक टीचर सेंट्रिक मेथड है। ओके, और क्या होगा, या टीम टीचिंग। टीम टीचिंग भी एक टीचर सेंट्रिक मेथड है। टीम टीचिंग में क्या होता है कि a group of teachers form a team and then they teach together। ठीक है, तो वहाँ पे भी टीचर सेंट्रिक मेथड ऑफ टीचिंग ही माना जाएगा। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा, ये टीचर सेंट्रिक नहीं होगा। प्रोजेक्ट मेथड भी टीचर सेंट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर स्टूडेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना हो तो वो टीचर सेंट्रिक हो जाएगा। जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, टीम टीचिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, टीचर अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर टीचर सेंट्रिक मेथड आता है। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में क्या क्या होता है, देखिए जहाँ पर फोकस स्टूडेंट पे है, असाइनमेंट, केस स्टडी में स्टूडेंट क्या करता है, केस स्टडी को पढ़ता है और अपना प्रैक्टिकल प्लॉजिबल सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता है कि हाँ इस केस स्टडी में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है और ये स्टूडेंट सेंट्रिक कैसे है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब सपोज आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप यूजीसी नेट का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर फर्स्ट पेज में आएगा कि इस पेज में आपको बेसिक डेटा फिल करना है, उसके बाद क्लिक रहेगा, एरो रहेगा, गो टू नेक्स्ट पेज फिल दिस, गो टू नेक्स्ट पेज फिल दिस। तो मतलब एक तरह से जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो इस तरह से की गई है कि आपको इंस्ट्रक्शन मिलता जाए नेक्स्ट क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कई बार आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन रहता है उसमें डू दिस देन डू दिस देन डू दिस, इस तरह से स्टेप वाइज मेंशन किया हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन। तो दैट इज व्हाट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर मेंशन्ड प्रीवियसली इन अ प्रोग्राम्ड मैनर। ठीक, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, अगर कंप्यूटर के थ्रू अगर स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है तो वो भी स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है, आप इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसका मतलब होता है साइंस प्लस सेल्फ। ठीक है, मतलब जो साइंटिफिक जो नॉलेज है वो तो है ही, साथ में आपको अपनी बुद्धि भी लगानी है। ह्यूरिस्टिक का एक डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा कि
It is a way of engaging in scientific research through methods aim at discovery. ठीक है, तो through methods aim at discovery and self inquiry. मतलब आपको अपना जो आपको फैक्ट पता है, कुछ आपको साइंटिफिक फैक्ट पता है, ठीक है, वो तो है. साइंटिफिक फैक्ट्स को मिला करके आपका अपना जो नॉलेज है, आप सेल्फ डिस्कवरी करते हो कुछ, और उसके साथ सेल्फ डिस्कवरी को भी आप साइंटिफिक नॉलेज में ऐड करते हो. ठीक है, तो दैट इज व्हाट ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड में हम एग्जिस्टिंग नॉलेज में अपनी लर्निंग को ऐड करते हैं. मिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों हो. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि कोई एक ग्रुप होता है स्टूडेंट का, और टीचर असिस्ट करता है, टीचर कोई टॉपिक देता है और स्टूडेंट उस पर डिस्कशन करते हैं और तरीका निकालते हैं कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. ठीक है, अगर पोवर्टी में अगर स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं कि पोवर्टी को कैसे ठीक किया जाए इंडिया में, और टीचर बीच बीच में गाइड करता जा रहा है, बताता जा रहा है कि कैसे क्या होगा, तो दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. ग्रुप डिस्कशन, इसमें भी यही होता है. प्रोजेक्ट मेथड में भी टीचर का गाइडेंस रहता है, स्टूडेंट काम करते रहते हैं. तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल थ्रू. स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे पॉसिबल होगा? डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्स्ट बुक मेथड. देखिए, टेक्स्ट बुक मेथड में तो पार्टिसिपेशन नहीं होगा. ठीक है, लेक्चर मेथड में भी पार्टिसिपेशन बहुत कम होगा क्योंकि टीचर सेंट्रिक मेथड होता है. ऑडियो विजुअल एड्स तो बस ऐसे ही दिया हुआ है. हमारा आंसर होगा डिस्कशन मेथड. ठीक है, अब देखिए डिस्कशन मेथड जो है, इसके भी बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है. ठीक है, देखिए डिस्कशन मेथड में सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स होता है. ठीक, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट उसमें क्या क्या होता है, देखिए यूज टू रीच इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट लिसन टू अदर्स ओपिनियन. स्टूडेंट्स जो है अपने बाकी बच्चों का भी ओपिनियन सुनते हैं, अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस करते हैं और डिस्कस करते हैं टीचर के साथ द पॉइंट्स दैट वर मिस्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन. ठीक है, कुछ अगर उनको लगा कि हाँ कुछ पॉइंट मिस हो गया है या कुछ और पॉइंट में डिस्कस किया जाता है, तो टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा डिस्कस करते हैं कि हाँ क्या डिस्कस हुआ था. स्टूडेंट एक्सचेंज देयर आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं. स्टूडेंट गेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल एंड नॉट ओनली दोज हु स्पीक. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेक्चर मेथड में क्या होता है? लेक्चर मेथड में स्टूडेंट बस टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू जानता है, राइट. लेकिन डिस्कशन मेथड में जो स्टूडेंट होता है वो हर किसी का, अपने सारे फ्रेंड्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानता है क्योंकि वो सबसे डिस्कस करता है. ठीक है, आफ्टर डिस्कशन व्हेन स्टूडेंट्स गिव देयर प्रेजेंटेशन द टीचर करेक्ट्स देयर मिस्टेक. ठीक है, स्टूडेंट्स कैन मेक देयर ओन नोट्स, अपना नोट्स बना सकते हैं. द लर्निंग इज मोर इफेक्टिव. ठीक है, डिस्कशन मेथड में लर्निंग हमेशा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है. इट डेवलप्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी भी डेवलप होता है. ठीक है, तो डिस्कशन मेथड में हमने देखा स्टूडेंट्स अपना नोट्स बनाते हैं, लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, और स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को भी डेवलप करते हैं. ठीक है, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, कुछ छूट गया तो वो जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये सब कुछ डिस्कशन मेथड में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. टीचर यूजेस टीचिंग एड्स फॉर. टीचर जो है वो टीचिंग एड्स को क्यों यूज करता है? टीचिंग एड्स क्या होता है? टीचिंग एड्स मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज जो कि टीचर को पढ़ाने में, टीचर को अपना काम करने में, अपना फंक्शन करने में हेल्प प्रोवाइड करे. दैट इज व्हाट इज टीचिंग एड्स, राइट. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ये माउस यूज कर रही हूँ अंडरलाइन करने के लिए, आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताने के लिए. तो इनफैक्ट दिस माउस इज हेल्पिंग मी टू मेक दिस टीचिंग इफेक्टिव, राइट. तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चारों पॉइंट है सिमिलर से है. मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव फॉर द सेक ऑफ हिज यूज. ठीक है, मैं ये माउस क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि बस है मेरे पास, इसलिए यूज कर रही हूँ. इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर रही हूँ, ज्यादा अटेंशन लाने के लिए यूज कर रही हूँ, या फिर मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी. टीचिंग इंटरेस्टिंग और भी कई तरीके से हो सकता है, और मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव. ठीक है, तो वो अटेंटिव डिपेंड करता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है. लेकिन जो मेन यूज होता है टीचिंग एड्स का, टीचिंग एड्स में क्या क्या आ जाएगा? टीचिंग एड्स में ब्लैक बोर्ड आ जाएगा. ठीक है, चौक हो जाएगा. उसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो सारे मटेरियल हो जाएंगे. स्क्रीन हो जाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएंगे. ठीक है, तो वो टीचर क्यों यूज करता है? ताकि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मैच हो सके. ठीक है,
जो भी अगर वो कुछ पढ़ा रहा है तो उसको वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करे, इस तरीके से नॉलेज को इम्पार्ट करे ताकि स्टूडेंट के को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बिल्कुल मैप हो जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मैच हो जाए, अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप न रह जाए। इसीलिए टीचर टीचिंग एड्स यूज करता है। ठीक है, देखिए टीचिंग एड्स आर यूज्ड टू मेक टीचिंग इफेक्टिव सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंडिंग इजीली। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको इसको स्टूडेंट आसानी से समझ सके, उनके दिमाग में बहुत अच्छे से वो चीज एब्जॉर्ब हो सके, एसिमुलेट हो सके, ग्रैब हो सके, इसीलिए टीचिंग एड्स को यूज किया जाता है। बहुत सारे टीचिंग एड्स क्या है, ऑडियो विजुअल एड, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, वीडियो एड में मैप हो गया, कोई डायग्राम के थ्रू अगर कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है, फिल्म की कोई फिल्म दिखा दी कोई कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो सब कुछ जो है वो एक तरह का टीचिंग एड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच मॉडल इज नोन एज इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच किसको बोला जाता है? ठीक है, कौन सा मॉडल को बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेडागॉगी मॉडल। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया? इंस्ट्रक्टर मतलब वही जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब जो टीच कर रहा है, राइट। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या हो जाएगा? पेडागॉगी या एंड्रागॉगी? तो पेडागॉगी होगा। पेडागॉगी में और एंड्रागॉगी में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पेडागॉगी वो होता है जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं यूजुअली, ठीक है, और उसमें टीचर ज्यादा सेंटर्ड अप्रोच होता है, टीचर पढ़ाता है बच्चों को। Here टीचर मोर और लेस कंट्रोल्स द मटेरियल टू बी लर्न। क्या पढ़ना है क्या नहीं टीचर कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल ऑफ टीचिंग इज इन द हैंड ऑफ टीचर। कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारा कुछ टीचर के पास होता है। और कितनी स्पीड से पढ़ाना है, पेस ऑफ लर्निंग, ये भी टीचर ही डिसाइड करता है। लर्नर का काम क्या होता है? लर्नर का काम होता है बस डिपेंडेंट हो जाना टीचर पे, टीचर हमको करवा देगा। ये जनरली कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है स्कूल्स में, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे बिल्कुल टीचर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, टीचर ही अपना स्पीड से पढ़ाता है, अपना कोर्स कंप्लीट कराता है, जैसे मन हो वैसे पढ़ाता है क्लास में, उस तरीके से वो डिसिप्लिन रखता है, राइट। दैट इज व्हाट इज पेडागॉगी मॉडल। लर्नर इज डिपेंडेंट। और एंड्रागॉगी में क्या होता है? एंड्रागॉगी इज एडल्ट लर्निंग। ठीक है, एंड्रागॉगी एडल्ट लर्निंग होता है। यहाँ पर लर्नर जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। लर्नर को खुद पता होता है कि हम आज हमारा टारगेट ये है, आज हमें ये यूनिट कंप्लीट कर देना है, कल हमें 3 और यूनिट कंप्लीट करने हैं, परसों हमें इस चैप्टर को रिवाइज करना है। तो लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लर्निंग। इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेंटर्ड नहीं होता, इंस्ट्रक्टर बस हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है पार्टिसिपेंट्स को कि कैसे आपको पढ़ना है। वो टीचर इंस्ट्रक्टर बोलता है कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछिए, ठीक है। हेल्प देम बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज, उन्हें अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कभी अभी आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने खुद डिसाइड किया, आपका खुद अपना प्लान है दैट यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 45 days, यू हैव टू कंप्लीट द पेपर 1। तो आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, राइट। तो आप जो तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए, वो आपका जो मॉडल है वो है एंड्रागॉगी मॉडल, राइट। और हमारा काम है बस आपको हेल्प करना, लर्निंग को फैसिलिटेट करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स in which the instructor present a series of event, fact or principle, explores a problem or explains relationship। ठीक है, देखिए हाँ, तो कौन सा मेथड होता है जो कि फॉर्मल होता है और सेमी फॉर्मल मेथड होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्टर जो है वही इवेंट बताता है, फैक्ट्स बताता है, प्रिंसिपल बताता है और उन सबके बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। मतलब सिंपली कौन सा एक फॉर्मल मेथड है जिसमें इंस्ट्रक्टर ये सारी चीजें बताता है और उनका रिलेशनशिप बताता है। तो जिसमें इंस्ट्रक्टर बता रहा है तो डिस्कशन में नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन में भी नहीं होगा, केस स्टडी भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड हो जाएगा। लेक्चर मेथड में भी कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या है देखिए, केस स्टडी जो है वो तो लर्नर सेंट्रिक हो जाएगी, राइट, इसीलिए ये नहीं होगा। लेक्चर मेथड में देखिए क्या क्या होता है। लेक्चर मेथड में द टीचर इज एक्सपीरियंस्ड। सबसे पहले टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है, मास्टरी होती है सब्जेक्ट की, ठीक है, और एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स एंड कैन आंसर ऑल क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट। सारा आंसर वो बताता है, मास्टरी होती है उसके पास। की पॉइंट्स क्या क्या है लेक्चर मेथड के? टीचर डिस्कसेस द होल टॉपिक इन क्लास इन इजी लैंग्वेज, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। टीचर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बच्चों को समझ में आ जाए, सारा कुछ सब कुछ पढ़ाता है। लेक्चर मेथड इज गुड फॉर लार्ज क्लास, ठीक है। लेक्चर मेथड लार्ज क्लास के लिए ज्यादा अच्छा होता है।
द टीचर प्रोवाइड्स ऑल नॉलेज, लेक्चर नॉलेज में टीचर जो सारा नॉलेज धड़ाधड़ पूरा बताता है, सब समझाता है. स्टूडेंट गिव देयर व्यूज एट द टाइम ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ द लेक्चर. स्टूडेंट जो वो एंड में अपना व्यूज देते हैं, वो बीच में बार बार इंटरप्ट नहीं करते. जब भी टीचर बताता है तो वो एक 1-to-1 डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है, वो बस एक बार में टीचर पूरा टॉपिक समझा देता है. स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द लेक्चर. अगर बीच में स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो वो पूछ सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछ सकते, लास्ट में अपना व्यूज दे सकते हैं. Student attentively listen to a lecture and take notes as the teacher asks question at the end of the lecture. ठीक है. Student know and understand basic concept. लेक्चर मेथड वहां पे ज्यादा एफिशिएंट होगा अगर स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा. ठीक है, तो क्या होगा कि वो अगर सुन भी रहे हैं तो वो बोर नहीं होंगे, वो समझ सकेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे. नहीं तो अगर उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता नहीं होगा और अगर वो लेक्चर सुनते रहेंगे बस, तो हो सकता है उनके लिए मोनोटोनस हो जाए. The teacher knows all the students, so he or she can use suitable strategies for the class to make them understand. ठीक है, अगर बिल्कुल अननोन होगा क्लास और स्टूडेंट और टीचर अगर लेक्चर मेथड यूज करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कौन सा स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें, है ना, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट के साथ, तो उसे समझ में नहीं आएगा. इसलिए बेटर ये होगा लेक्चर मेथड को एफिशिएंट अगर करने के लिए ज्यादा अच्छा वहां पे रहेगा जहां पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझ रहा है, जान रहा है उनका बैकग्राउंड. तो क्या होगा, तो लेक्चर मेथड एफिशिएंट होगा. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है लेक्चर मेथड के. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इन विच मेथड ऑफ टीचिंग द इंस्ट्रक्टर teach by actually performing an operation or doing a job, shows the student what to do, how to do, and through explanation brings out why, where and when it is done. ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है. हमारा आंसर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो परफॉर्म करके बताता है. एग्जाम्पल लेथ मशीन. लेथ मशीन हो सकता है बहुत लोगों ने उसका वर्कशॉप अटेंड किया होगा. लेथ मशीन के पहले क्लास में स्टूडेंट में टीचर क्या करता है, वो छोटा सा एक आयरन का पीस लेकर के बताता है कि उसकी कटिंग कैसे करनी है. राइट, वो परफॉर्म करता है एक्चुअली. तो बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और डूइंग अ जॉब शोज द स्टूडेंट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड थ्रू एक्सप्लेनेशन एक एक करके समझाता रहता है कि ये हमने क्यों किया, कैसे किया, कहाँ पर ऐसा किया जाना चाहिए, वो सब कुछ बताता है. तो देखिए, अब जिस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में भी थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं. इसमें ये मेथड कहाँ सुटेबल है. ये मेथड वहां पर सुटेबल है जहाँ पे बहुत ज्यादा बार बार प्रॉब्लम होती है. टू टीच ट्रबल शूटिंग. अगर ट्रबल शूटिंग पढ़ाना है तो हम डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे, क्योंकि वहां पर अगर हम बताएंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रबल शूट करना है तो हम थ्योरी देंगे, समझ में नहीं आएगा. डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे तभी समझ में आएगा. ठीक है, टू इलस्ट्रेट प्रिंसिपल्स को भी समझाने के लिए. कोई ऐसा प्रिंसिपल है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है तो अगर एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है मैग्नेट के थ्रू तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, टू टीच ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने बताया लेथ मशीन. टू टीच टीम वर्क को सिखाने के लिए कभी कभी हमें प्रोजेक्ट मिलता है जो टीम में करना पड़ता है. ठीक है, टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप. टू टीच सेफ्टी प्रोसीजर. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेफ्टी प्रोसीजर अगर हमें सिखाना है तो हम कौन से मेथड को यूज करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. ओके, moving to question number 19. What are some modern and ICT based teaching methods ही होगा, बस यहाँ पे ये नहीं होगा. ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो अभी आज के डेट में टीचिंग के लिए बहुत सारे मॉडर्न और ICT बेस्ड मेथड्स आ गए हैं, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड. पहले क्या था, पहले ट्रेडिशनल मेथड था. ट्रेडिशनल मेथड में क्लासरूम टीचिंग होती थी जिसमें ब्लैक बोर्ड होता था, चॉक होता था और फॉर टॉडलर्स हमारे पास स्लेट होती थी. ऐसे we used to have notebook where we used to write and where we used to submit homework. आज के डेट में सब ऑनलाइन हो गया है. ठीक है, तो अभी देखिए, तो अभी हमें मॉडर्न और ICT बेस्ड टीचिंग मेथड्स के बारे में भी जानना काफी जरूरी है. ठीक है, तो उसमें देखिए उसमें क्या क्या होता है. जो मॉडर्न और ICT बेस्ड टीचिंग मेथड्स होती हैं उसमें एक्चुअली क्या क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है. तो देखिए, यूज ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप और टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम. ठीक है, बिल्कुल सही है. उसके बाद स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंटरैक्टिव वीडियोस. आजकल पहले ब्लैक बोर्ड होता था जिसमें टीचर यूज टू राइट एंड यूज टू एक्सप्लेन, और अभी क्या हो गया, अभी मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग आ गए हैं जिसमें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है, इंटरैक्टिव वीडियोस होती हैं जिसके थ्रू टीचर एक्सप्लेन करता है. ठीक है, और उसके बाद
और सिर्फ इसमें नहीं, सिर्फ ब्लैक बोर्ड में और वीडियोस में नहीं, जबकि अपने साउंड के लिए, अपने वॉइस के लिए भी जो टीचर है वो माइक्रोफोन यूज करता है फॉर डिलीवरिंग लेक्चर इन क्लासरूम। ये भी सही है, ये भी एक मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग का, ताकि दूर दूर तक भी बच्चों को क्लियरली सुनाई दे। ये तीनों ही इनफैक्ट मॉडर्न मेथड्स हैं टीचिंग के। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिजिटाइजेशन इन टीचिंग, लर्निंग असेसमेंट एंड फीडबैक। ठीक है, डिजिटाइजेशन कहाँ का हुआ है? टीचिंग में हुआ है। लर्निंग को असेस करने के लिए एग्जामिनेशन होता है, वहां पे भी डिजिटाइजेशन हुआ है। फीडबैक कैसे प्रोवाइड करना है, वहां पे भी डिजिटाइजेशन हुआ है। इम्प्रूव्स लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, उससे क्या होता है? इम्प्रूव, डिजिटाइजेशन डेफिनेटली हेल्प करता है लर्निंग प्रोसेस में। कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज की एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड। मॉडर्न टीचिंग मेथड का एस्पेक्ट क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप ही पढ़ रहे हैं तो आप किसी और लोकेशन पे है, मैं किसी और लोकेशन पे हूँ, तो दिस इंटरनेट इज हेल्पिंग अस टू कोलैबोरेट एंड लर्न, राइट। तो उसी तरह से कोविड में कोलैबोरेटिव लर्निंग का बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहा है। हर कोई अलग, जितने भी बच्चे हैं वो अलग अलग जगह पर है, टीचर इज एट अ डिफरेंट प्लेस, और सबको कोलैबोरेट करके एक प्लेटफॉर्म पर सीख रहे हैं, राइट। दैट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी अगर आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो ऑल ऑफ अस कैन नॉट बी टुगेदर, तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि वी यूज मॉडर्न टीचिंग मेथड, राइट। तो की टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड आर। ठीक है, तो मॉडर्न बेस्ड टीचिंग में टीचिंग मेथड की कुछ टेक्निक्स होती हैं। मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स के कुछ टेक्निक्स है, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब क्या होता है? फ्लिप्ड मतलब कभी हम बुक को फ्लिप कर देते हैं, मतलब बंद कर दिया या ऑपोजिट हो गया। ठीक है, फ्लिप कर देना, ऑपोजिट कर देना। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर पढ़ाता है उसके पहले ही वो खुद पढ़ कर आते हैं। ठीक है, इट अलाउज स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड द नॉर्मल बाउंड्रीज एंड एक्सप्लोर द लेसन बिफोर टीचर डिस्क्राइब्स हिम इन क्लासरूम। ठीक है, टीचर इस क्लास में डिस्क्राइब करे उसके पहले ही स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है फ्लिप्ड क्लासरूम में, ऐसा भी हो सकता है कि टीचर की जो स्टूडेंट है उसने किसी टॉपिक को पढ़ा और वही आकर के एक्सप्लेन कर रहा है। इनफैक्ट ही विल ओनली एक्सप्लेन द टॉपिक टू द होल क्लासरूम, और वहां पे जो मिस्टेक होगी वो टीचर फाइंड आउट करेगा कि उसने क्या क्या पॉइंट मिस किया। तो दैट इज आल्सो इज फ्लिप्ड क्लासरूम। ओके, डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज। इनफैक्ट फ्लिप्ड क्लासरूम में भी क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में। ओके, डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज, तो इससे क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स रियल लाइफ केस टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको कुछ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को आपको एक इंटरैक्टिव तरीके से बताया जाता है। हो सकता है कोई 3D प्रॉब्लम, 3D मैथ प्रॉब्लम को आपको एक प्रेजेंटेशन में बहुत क्रिएटिवली दिखाया गया कि ये 3D मैथ प्रॉब्लम है और उसको आप सॉल्व करो। तो आपकी क्यूरियोसिटी, आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी सबको एनहांस करने में हेल्प करता है मॉडर्न टीचिंग मेथड। ओके, गेमिफिकेशन, लर्न थ्रू द प्ले यूजिंग क्विजेस एंड हंट आइडियाज। ठीक है, अभी बहुत सारी गेम्स आ गई हैं, बहुत ही ज्यादा, अभी तो मोबाइल एप्स आ गई हैं जहां पर किसी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारे क्विजेस होती हैं। उन क्विजेस का आप आंसर दो तो यू विल गेट सम पॉइंट्स और सम मनी और एनी प्राइज। तो उसके थ्रू आप बार बार क्विज को अटेम्प्ट करते हो और वहां से सीखते हो, और वहां से आप क्या होता है, आपके क्रिएटिव आइडियाज में डेवलप होते हैं गेमिफिकेशन के थ्रू। फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इनफाइनाइट। तो इन सब के थ्रू ये सब कुछ जो है वो मॉडर्न टीचिंग मेथड के टेक्निक्स है, राइट। नेक्स्ट, आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स भी हो गए हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में हमारे पास ज्ञान धारा है, ज्ञान कोश है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आईसीटी बेस्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट्स लाइक मोस्ट इन अ टीचर। कोई भी डिजर्विंग आइडियल टीचर में उसकी कौन सी क्वालिटी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पसंद आएगी? कौन सी क्वालिटी? आइडियलिस्ट, फिलॉसफी, कंपैशन, डिसिप्लिन या एंटरटेनिंग। टीचर का बहुत आइडियलिस्ट फिलॉसफी है, उसके पास वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है क्लास में, बच्चों को काफी एंटरटेन करता है। ठीक है, तो एक आइडियल टीचर में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो एक आइडियल स्टूडेंट पसंद करे,
ठीक है। आइडियल स्टूडेंट की बात हो रही है, मस्ती नॉट एज यूजुअल। आइडियल स्टूडेंट, जो एक आइडियल टीचर में पसंद करेगा वो होगा डिसिप्लिन। एक अच्छा स्टूडेंट बिल्कुल चाहेगा कि उसका टीचर डिसिप्लिन हो, उसका टीचर टाइम से आए, प्रॉपरली टाइम से सारे सिलेबस को कंप्लीट करे और इन अ डिसिप्लिन वे सिलेबस के सारे सब टॉपिक्स को बताए। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट रहेगा, तो उसके लिए एक अच्छा टीचर वही होगा जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, ठीक है, प्रॉपरली सब चीज सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है, विद इन टाइम आपके क्लासेस ले रहा है। ठीक है, आपका टाइम टू टाइम आपके होमवर्क चेक कर रहा है, टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रहा है, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट ले रहा है। तो डिसिप्लिन की जो क्वालिटी होती है टीचर के अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी, वो एक अच्छा स्टूडेंट, वो एक आइडियल स्टूडेंट सबसे ज्यादा एडमायर करता है। ठीक है, इंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटरटेनिंग जो एडमायर कर रहा है दैट इज नॉट गुड। ठीक है, कंपैशन इज ओके बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी। आइडियलिस्ट फिलोसफी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जाम कैन बी फॉल्ट ऑफ। ठीक है, बहुत ये डूबियस डाउटफुल क्वेश्चन है कि स्टूडेंट का जो फेलियर होता है एग्जाम में वो किसकी गलती है। किसकी गलती है एग्जाम में अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो कुछ भी तरह के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, बट एज पर यूजीसी नेट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आइडियली कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है एग्जाम में तो वहां पर गलती किसकी है, वहां पर गलती टीचर की भी है और स्टूडेंट की भी है, दोनों को ही गलती है। कोई भी स्टूडेंट कभी फेल होता है तो वो सिर्फ स्टूडेंट की गलती नहीं होती है, टीचर की भी गलती होती है कि उसने कहीं ना कहीं ठीक से नहीं पढ़ाया, ठीक से नहीं समझाया, ठीक से मोटिवेट नहीं किया, ठीक से उसके इंटेलेक्ट में चेंजेस नहीं लाए। ठीक है, तो वो सब कुछ तो दोनों की ही गलती मानी जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी, बोथ ए एंड सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड विजिट्स हिज हाउस। द टीचर शुड, देखिए तो देखिए टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा है, मैंने बताया, उन सबका अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के कोई भी सिचुएशनल प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो या स्टूडेंट जो है वो अपना प्रॉब्लम शेयर किया टीचर के साथ और उसके घर चला गया, शेयर करने के लिए उसके घर चला गया, तो टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहिए, उस स्टूडेंट को बोलना चाहिए कि नहीं तुम मेरे घर कभी मत आना, उससे बोलना चाहिए कि नहीं यार तुम प्रिंसिपल से जाके मिलो और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या फिर एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, क्या होना चाहिए। तो जो टीचर है वो एक तरह से स्टूडेंट के वैल्यूज को और स्टूडेंट के मोरल को एनहांस करना चाहिए, राइट। स्टूडेंट में एक पॉजिटिव वैल्यू इंस्टिल करना चाहिए टीचर को। तो वो कैसे होगा, वो अगर वो उस समय जब वो टीचर के हाउस विजिट करता है उस समय जो भी टीचर से बन पड़े उस समय उसे एक रीजनेबल हेल्प करनी चाहिए, उसका मोरल को बूस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, उसे क्या करना है क्या नहीं, उसे टीचर को प्रॉपरली स्टूडेंट को समझाना होगा, उसका मोरल बूस्ट करना पड़ेगा, उसको जितना बन पड़े उतना उस टीचर को उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करनी पड़ेगी, राइट। तो एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, टीचर को उसे भगा नहीं देना है, टीचर को उसके स्टूडेंट्स उसके पेरेंट्स से पहले कांटेक्ट नहीं करना है, बाद में टीचर जरूर कांटेक्ट कर सकेगा, बट इमीडिएटली स्टूडेंट को ये फील कराना है कि उसने उसकी हेल्प की है, स्टूडेंट को ये फील कराना है कि स्टूडेंट का मोरल बूस्ट करना है, इंक्रीज करना है टीचर को। ठीक है, और ऐसे भगाना नहीं है, और उसे ये भी नहीं बोलना है कि आप प्रिंसिपल के पास जाओ और वो वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करो, यहाँ से उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा, राइट। हमेशा टीचर को ध्यान देना है कि इन एवरी सिचुएशन जो स्टूडेंट है उसका मोरल हमेशा बढ़ा रहे, अच्छा रहे, वो डिसअपॉइंट ना हो। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंटल डेवलपमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएटली। मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो किस सेंटेंस में सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इट रन्स पैरेलल टू फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक डेवलपमेंट, तो जैसे जैसे शरीर का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे माइंड का भी डेवलपमेंट होता है, पैरेलल। ठीक है, एक ये सेंटेंस है। देयर इज अनसर्टेन पैटर्न, मतलब मेंटल डेवलपमेंट का कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है,
कभी डेवलपमेंट ज्यादा भी हो सकता है, कभी डेवलपमेंट कम भी हो सकता है, नॉट रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। दिस इज नॉट एन इरेगुलर पैटर्न। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इरेगुलर पैटर्न नहीं होता है, मेंटल डेवलपमेंट का पैटर्न रेगुलर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेंटली डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है, रेगुलर पैटर्न होता है। इंक्रीजेस टू मिडल जुवेनाइल एंड देन फ्लैटन, मतलब कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंक्रीज होता है उसके बाद फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज होता है और फिर फ्लैटन हो जाता है। तो इंक्रीज होता है कब तक, जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब टिल द पर्सन इज नॉट एडल्ट, ठीक है, एडल्ट होने से पहले, ठीक। तो इंक्रीजेस टू मिडल जुवेनाइल एंड देन फ्लैटन। तो देखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। साइंटिफिकली ये पाया गया है कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे जब आप बच्चे होते हैं उस समय से लेके जब आप टिल द एज यू आर जुवेनाइल, जब तक आप जुवेनाइल है तब तक वो धीरे धीरे मेंटल डेवलपमेंट बढ़ता रहता है, ठीक है। और वंस यू आर बिकम एन एडल्ट उसके बाद वो फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कुछ क्रिएटिविटी, अगर सिंगिंग है, ड्राइंग है, डांसिंग है, ठीक है, इस तरह की जो हैबिट्स होती है वो जितना पहले ही आप जितना सीख सकोगे तो उतना आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, राइट। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद थोड़ा क्रूड हो जाता है माइंड, उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। जितनी भी क्रिएटिव सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग, ये सारी चीजें कहा जाता है कि आप बचपन में ही सीख लो, बचपन में ही इसकी हैबिट बना लो, राइट, क्योंकि उस समय मेंटल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स डीप थिंकिंग, कौन सा डीप थिंकिंग के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फोकसिंग अटेंशन ऑन डिटेल नॉट ऑन वन पॉइंट, ignoring the context of communication to evaluate when message is being presented, it is only associated with learning। डीप थिंकिंग के बारे में कौन सी चीज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। देखिए, अगर एलिमिनेट करें तो पॉइंट नंबर बी सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देना इज नॉट डीप थिंकिंग। उसके बाद इट इज ओनली एसोसिएटेड विथ लर्निंग, नहीं, डीप थिंकिंग सिर्फ लर्निंग से एसोसिएटेड नहीं है। डीप थिंकिंग का ओवरऑल बहुत जगह डीप थिंकिंग का रेलेवेंट आ सकता है, रेलेवेंस आ सकता है। टू इवेल्युएट व्हेन मैसेज इज बीइंग प्रेजेंटेड, फोकसिंग ऑन डिटेल नॉट ऑन वन पॉइंट, ठीक। तो डीप थिंकिंग का मतलब होता है पॉइंट नंबर ए, जब आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में अगर सोच रहे हो तो आप पूरा डिटेल के से सोचते हो, ठीक है, कि हाँ कि आपकी प्रिपरेशन कब तक हो जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, प्रिपरेशन में आपको कौन कौन से पॉइंट मिस नहीं करनी है, आप PYQ कब सॉल्व करोगे, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कब रिवाइज करोगे। तो आप सब कुछ एक साथ सोचते हो, नॉट ओनली ऑन वन पॉइंट की एग्जाम कैसे देंगे, एग्जाम कैसे अच्छा होगा, बस वो नहीं, आप हर चीज के बारे में सोचते हो। तो डीप थिंकिंग जब भी होता है किसी भी चीज को लेकर कर अगर हम डीप थिंकिंग करते हैं तो उस चीज के हर एस्पेक्ट को सोचते हैं, ठीक है, हर एस्पेक्ट, every page of that thing with every page of that object we think when we deep think about it, right। तो focusing attention on detail not only on one point, this is what is the meaning of deep thinking। deep thinking कौन से लेवल पे होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि 3 levels of teaching में deep thinking रिफ्लेक्टिव लेवल पर होती है, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 25, इफ अ स्टूडेंट एब्सेंट्स फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई स्टूडेंट क्लास से बहुत देर के लिए एब्सेंट हो जाता है तो टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को यू विल ट्राई टू नो द कॉज ऑफ एब्सेंस, यू विल बी न्यूट्रल, इट इज नॉट ड्यूटी ऑफ टीचर, ही वुड बी एब्सेंट ड्यू टू पर्सनल रीजन, ठीक है। तो टीचर न्यूट्रल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल नहीं होना है। इट इज नॉट ड्यूटी ऑफ टीचर, ये भी गलत हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ टीचर है अगर स्टूडेंट्स टीचर की एक तरह की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स आर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। तो ये ड्यूटी ऑफ टीचर है, ऐसा नहीं होगा, न्यूट्रल भी नहीं होना है। फिर टीचर को ये भी नहीं मान लेना है कि चलो ठीक है पर्सनल रीजन से एब्सेंट हुआ है, चलो छोड़ो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। टीचर हैज टू नो द कॉज ऑफ एब्सेंस। आप टीचर बनोगे तो यू शुड नो दैट व्हाई एनी स्टूडेंट इज एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए। Yeah, so that's it for today friends। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।